हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। जीएसटी की रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है जीएसटी रिटर्न। देखिए, जीएसटी के अंदर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आप जीएसटी में टैक्सपेयर बन जाते हो, तो आपको डिपार्टमेंट के साथ कुछ रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। रिटर्न क्यों फाइल करना जरूरी है? तो सरकार को आप बताते हो कि आपने कितने का माल बेचा, आपने कितने का माल खरीदा, आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी। इन सारी चीजों की जानकारी अब सरकार को रिटर्न के माध्यम से देते हो, है ना। तो रिटर्न कई पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सरकार को आप जानकारी शेयर कर रहे हो। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार को हेल्प मिल जाती है। रेवेन्यू का कलेक्शन होता है इसकी मदद से। कंप्लायंसेस पर सरकार जो है वो नजर रख सकती है कि सभी लोग जो है वो टैक्स का पेमेंट टाइम पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है ना। इन पर्पज से रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। देखो, लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 जो है वो बात करता है जीएसटी के अंदर रिटर्न की। ठीक है। और इसके अंदर भी सेक्शन 32 टू 48 तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के लिए अब देखो, सारे सेक्शन याद करना जरूरी नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं होता है। वनडे एग्जाम है। तो जीएसटी के अंदर जो मेनली रिटर्न की बात की जाती है वो सेक्शन 39 के अंदर बात की जाती है। बाकी सेक्शन के अंदर वो बात करते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई का आपको स्टेटमेंट फाइल करना है, इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फाइल करना है। बट जो मेन जीएसटी का रिटर्न होता है वो कहां पर आता है? सेक्शन 39 के अंदर। तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ करके रख सकते हो। फिर एक ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 44, जो एनुअल रिटर्न की बात करता है, दैट इज जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। ये पर्पस क्या है? तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस प्रॉपरली हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना, मैनेजमेंट करना, ये सारे पर्पसेस की वजह से रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है। चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि किनको रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, किनको किनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वो ऑल शुड फाइल रिटर्न। सो एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज बिजनेस एक्टिविटी और नॉट। तो अगर आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले आप बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपका टर्नओवर नील का है, तो आपको जीरो का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, नील का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, बट रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा यूएन एजेंसीज जो है, देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है, या फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज है, उनको जीएसटी का रिफंड मिल जाता है। लेकिन रिफंड क्लेम करने के लिए उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो जो ये एजेंसीज है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनको एक नंबर लेना पड़ता है, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर ये पढ़ा भी था। और जब वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जो उन्होंने जो जीएसटी इंडिया के अंदर पे कर रखा है उसका उनको रिफंड मिल जाता है। बट रिफंड क्लेम करने के लिए या जीएसटी के अंदर कोई भी रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है। और टीडीएस अथॉरिटीज, जीएसटी के अंदर जो टीडीएस वाला हमारा टॉपिक है कि किन किन एजेंसीज को टीडीएस काटना जरूरी है, ज्यादातर वो गवर्नमेंट एजेंसीज पर ही टीडीएस के प्रोविजंस अप्लीकेबल होते हैं। तो जिन एजेंसीज को टीडीएस काटना है, तो टीडीएस काट करके जमा कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए भी उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है। तो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को यूएन एजेंसीज को रिफंड लेने के लिए और टीडीएस अथॉरिटीज को टीडीएस जमा करने के लिए जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। क्लियर है? चलो, कौन कौन से रिटर्न है? तो बहुत सारे रिटर्न है, एक एक करके देख लेते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला हो जाता है जीएसटीआर 1। तो देखो, बिजनेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको ये रिटर्न बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर्स पे अरेंज किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है सेल्स की, है ना। तो सेल्स के लिए क्या फाइल करना है? जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 किससे रिलेटेड हो जाता है? हमारे सेल्स से रिलेटेड। सेल्स की जब अगर मैं बात करूं तो हम इसको कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। जो आपने माल बेचा या जो आपने सर्विस किसी को दी, उसका स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़ता है। किस फॉर्म में? जीएसटीआर 1 के फॉर्म में। क्लियर हुआ इतना? चलो, तो जीएसटीआर 1 क्या है? आपका मंथली स्टेटमेंट है। किसका? आउटवर्ड सप्लाई का। मैंने बता दिया, सेल्स, है ना। तो ये है आपका आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, जीएसटीआर 1। क्लियर है? चलो,
किसको फाइल करना है? तो जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है। हाँ, अगर आपकी सेल्स नहीं है या आपने सर्विस की सप्लाई नहीं की है तो भी आपको जीएसटीआर1 फाइल करना है, भले आपको नील का फाइल करना पड़े। ठीक है, ड्यू डेट क्या है? 10 है, लेकिन 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 ये प्रेजेंट में इसको बढ़ा दिया गया है, 11 है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटीआर1 की ड्यू डेट क्या है, तो वो है 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख। ठीक है ना? अगर आपको अप्रैल का फाइल करना है जीएसटीआर1, तो आपको कब तक फाइल कर देना है? मई महीने के 11 तारीख तक आपको अपना जीएसटीआर1 फाइल कर देना है। तो क्या है ड्यू डेट? 11। ठीक है, 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटीआर3बी। अति महत्वपूर्ण, बेसिकली ये जीएसटी का आपका मेन रिटर्न है। तो जीएसटीआर3बी किसके लिए होता है? तो जीएसटीआर3बी के अंदर आप बेसिकली टैक्स का पेमेंट करते हो और अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो, है ना? तो 3बी आपका इंपॉर्टेंट रिटर्न हो जाता है। कैसे फाइल करना है भाई? मंथली, और क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए क्या है? ये क्वार्टरली है। ठीक है, और कब तक फाइल कर देना है? सक्सीडिंग मंथ के 20th तक। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाले हो, आपने क्वार्टरली जीएसटीआर3बी ऑप्ट कर रखा है, बेसिकली एक स्कीम है क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। हम आगे इस स्कीम को भी डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम वाले हो तब 22 और 24 तारीख है। कुछ स्टेट के लिए 22 तारीख है और कुछ स्टेट के लिए 24 तारीख है। ये स्टेट वाइज बाइफरकेटेड है। क्लियर है? चलो, बाकी तो नॉर्मली जीएसटीआर3बी की रिटर्न क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्लियर? दो रिटर्न हमने देख लिया। जीएसटीआर1 आउटवर्ड सप्लाई का हर मंथली फाइल होगा और नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक फाइल करना है। फिर हमारा जीएसटीआर3बी आता है जो क्वार्टरली मंथली फाइल होगा, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर आते हो तो आप जाकर के उसको अपने जीएसटीआर3बी को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका जीएसटीआर4। जीएसटीआर4 बेसिकली कंपोजिशन डीलर के लिए होता है। आपको पता है जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी जाया जा सकता है ना? कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती है, आपको 1% या 5% या 6%, है ना, अलग अलग चीजों पर, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग पर 1%, रेस्टोरेंट पर 5%, सर्विस सेक्टर पे 6% का सीधा टैक्स सरकार को जमा कर देना है। तो उसके लिए कौन सा रिटर्न होता है? जीएसटीआर4, और ये साल में केवल एक बार फाइल होता है। ठीक है ना? जीएसटीआर4 साल में एक बार फाइल होता है। प्लीज आप लोग कई बार गूगल वगैरह करते हो और वहां से आप पुराने आर्टिकल्स पढ़ करके क्वेरी करते हो, तो देखो मैं आपको बता दूं यहां पर ये चीजें अपडेटेड दी हुई हैं। आपको हो सकता है गूगल के अंदर जीएसटीआर4 क्वार्टरली मिल जाए, बट पहले था वो, अब जीएसटीआर4 केवल साल में एक बार फाइल होता है और उसकी ड्यू डेट होती है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उस फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक, है ना? मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो इसका इसकी ड्यू डेट क्या होगी जीएसटीआर4 की? अप्रैल 30th 2023, है ना? तो ये एनुअल फाइल होता है। किसके लिए है ये? कंपोजिशन डीलर के लिए। अब देखो कंपोजिशन डीलर के लिए ही क्वार्टरली भी एक स्टेटमेंट फाइल होता है, सीएमपी 08। ये बेसिकली रिटर्न नहीं होता है, कि स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर जो कंपोजिशन डीलर होता है वो अपना पेमेंट करता है ना? इस स्टेटमेंट को फाइल करके अपने टैक्स का पेमेंट करता है। ये क्या होता है? क्वार्टरली होता है, और जो क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद जो महीना आएगा उसकी 18 तारीख तक फाइल करना रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टर कब आएगा? अप्रैल से लेकर के अप्रैल में और जून, अप्रैल में जून। तो इसका नेक्स्ट मंथ क्या होगा इस क्वार्टर का? जुलाई, है ना? तो जुलाई की 18 तारीख तक सीएमपी 08 फाइल करना है। किसके लिए है? कंपोजिशन डीलर के लिए। तो देखो कंपोजिशन डीलर के लिए दो रिटर्न है। एक है जीएसटीआर4 जो साल में एक बार जाएगा और 30 अप्रैल तक फाइल करना है, और दूसरा क्या है? सीएमपी 08 जो तिमाही जाएगा और जो क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके बाद जो महीना आएगा उसकी 18 तारीख तक जाएगा। ये है सीएमपी 08। क्लियर हुआ इतना? चलो
फिर है GSTR 5, ये विदेशियों के लिए है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है। ठीक है, कब तक फाइल करना है? 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो देखो, अगर आप NRTP हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको अपना रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करना है? GSTR 5 के फॉर्म में फाइल करना है। और कब तक फाइल कर देना है? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है वहां से 7 दिन या 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले आए वहां तक आपको GSTR 5 अपना फाइल कर देना है। फिर GSTR 5A, ये भी फॉरेन रिटर्न से ही रिलेटेड है। इतना याद रखो कि 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना है। किसके लिए? जो ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल की सर्विसेज देते हैं उनके लिए है। ठीक है, फिर है आपका GSTR 6, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ये फाइल करना रहता है। और कब तक फाइल करना रहता है? 13 तारीख तक फाइल करना रहता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? तो अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं तो मान लो ये हेड ऑफिस है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफिस ही ज्यादातर चीजें खरीद करके बाकी ब्रांचेस को देता है। तो अगर हेड ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है GST के अंदर, तो गुड्स जब वो खरीदेगा या सर्विस लेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो यहाँ पर इकट्ठा होगी, लेकिन सप्लाई तो यहाँ ब्रांचेस से हो रही है, तो क्रेडिट यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी, लेकिन मिलना तो इनको चाहिए ना, क्योंकि सप्लाई यहाँ से हो रही है। तो सरकार ने बोला आप एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हो जाओ, आपके पास क्रेडिट आएगी, फिर आप अपनी ब्रांचेस में बांट देना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनको अगर रिटर्न अपनी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बांटना है किसके अंदर? ब्रांचेस के अंदर। तो वो कब तक फाइल करना पड़ेगा उनको अपना रिटर्न? GSTR 6 के फॉर्म में 13 तारीख तक फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, फिर है आपका GSTR 7, 10 तारीख तक फाइल करना है। ये TDS के लिए है ना, TDS के लिए है GSTR 7। फिर है GSTR 8 किसके लिए है? तो ये आपका है TCS के लिए। तो 7 और 8 याद रखेंगे, TDS और TCS के लिए दोनों की ड्यू डेट है 10 तारीख। अब आते हैं अति महत्वपूर्ण पर, वो है क्या? आपका GSTR 9। तो GSTR 9 बेसिकली आपका एनुअल रिटर्न होता है, वार्षिक रिटर्न होता है, साल में एक बार फाइल होता है। लेकिन इसके लिए टर्नओवर फिक्स्ड है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 2 CR है तो आपको ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 2 CR है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ही फाइल करना है आपको अपना एनुअल रिटर्न। क्लियर हुआ इतना? चलो, इसकी ड्यू डेट क्या है? तो जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है उसकी 31 दिसंबर तक आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करूं, 22-23, तो इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? December 31st 2023, जो अभी बीता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका GSTR 9। फिर है आपका GSTR 9B, ये भी एनुअल रिटर्न होता है। ठीक है, किसके लिए? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, लेकिन अभी तक ये नोटिफाइड नहीं है, ड्यू डेट इसकी भी सेम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका GSTR 9C। GSTR 9C बेसिकली GST ऑडिट आप कह सकते हो इसको, GST ऑडिट, या हम इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, GSTR 9C की ड्यू डेट भी क्या होती है? जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है वही होती है। बेसिकली एनुअल रिटर्न के साथ ही इसको जमा करना होता है। इसमें रिसेंटली चेंज आया है अच्छा, एक चीज और, इसकी लिमिट है कि ये जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही आपको GSTR 9C फाइल करना है, पहली बात। दूसरी बात, GSTR 9C में पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए होता था, CA या CMA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, बट सरकार ने इसको हटा दिया है। अब ये सेल्फ सर्टिफाइड होके जाता है, ये चीज यहाँ सरकार ने इसको हटा दिया। अब सेल्फ सर्टिफाई करके टैक्स पर फाइल कर सकता है GSTR 9C, जिसकी लिमिट क्या है? 5 करोड़। ध्यान रखेंगे, लिमिट 5 करोड़ है ना। 9 की लिमिट कितनी है? 2 करोड़। और 9C की लिमिट कितनी है? 5 करोड़।
GSTR 10 आपका फाइनल रिटर्न होता है। बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइफ के अंदर केवल एक बार फाइल होता है, वो भी कब, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जाता है या क्लोज कराया जाता है ना। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो या सुओ मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है, उस केस में आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर? तो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर से 90 दिन, मतलब 3 महीने के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है। कितने महीने, कितने टाइम के अंदर? 3 मंथ के अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये बस एक बार आखिरी समय पर ही इसका टाइम आता है, समझिए ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट याद रखना है आपको, 3 मंथ फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर। ठीक है, जीएसटीआर 11 किसको फाइल करना है? तो वही अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के लिए है जीएसटीआर 11। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जीएसटी रिटर्न है ना। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट रिटर्न क्या था आपका? जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए। फिर हमारा आया जीएसटीआर 3B, जो जीएसटी के अंदर जीएसटी का मेन रिटर्न है। 1 की ड्यू डेट क्या थी? 11 तारीख। 3B की ड्यू डेट क्या थी? 20th। और अगर QRMP वाला 3B है तो 22 या 24। क्लियर हुआ? फिर हमने देखा था हमारा जीएसटीआर कंपोजिशन डीलर के केस में जीएसटीआर 4 और CMP 08। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर का रिटर्न होता है जो साल में केवल एक बार जाता है 30 अप्रैल तक। CMP 08 क्या होता है? कंपोजिशन डीलर जो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का स्टेटमेंट होता है जो क्वार्टरली जाता है, और क्वार्टर एंड के बाद जो महीना आएगा उसकी 18 तारीख तक CMP 08 फाइल करना पड़ता है। इसके बाद हमने जीएसटीआर 5 और 5A देखा था, जो हमारे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, और OIDA वाले सर्विस वालों के लिए है, ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल सर्विसेज वालों के लिए था। ठीक है, हमने जीएसटीआर फिर 6 देखा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का था, 13 तारीख तक फाइल करना था। फिर हमने 7 और 8 देखा, जो TDS और TCS का था, जो 10 तारीख तक फाइल करना था। इसके बाद हमने देखा क्या, हमारा 7 8 हो गया है ना। 9C देखा, 9B अभी नोटिफाइड नहीं है, 9 एनुअल रिटर्न है, और 9C क्या है? हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। 9 की लिमिट 2 करोड़, 9C की लिमिट 5 करोड़। फिर जीएसटीआर 10 हमारा फाइनल रिटर्न था, और जीएसटीआर 11 जिनके पास UIN नंबर होता है उनके लिए जीएसटीआर 11 है ना। फॉरेन की एम्बेसीज हो गई दूसरी कंट्रीज की, और यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हो गई उनके लिए, बेसिकली इनको जीएसटी का रिफंड दिया जाता है उनके लिए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिटर्न। अब देखो जीएसटीआर 2A और 2B की बात कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में देख भी लेंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसका एक अलग टॉपिक है, जो अलग चैप्टर में हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपको जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, ब्रीफ में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, तो जैसे अगर आपने कोई, सपोज करिए आपने सेल किया, ठीक है, सेल पर आपको 10 रुपए की जीएसटी आई, और आप इसको परचेस करके लाए होगे। परचेस पे मान लीजिए आपने 8 रुपए जीएसटी ऑलरेडी पे करके आए हैं। तो जब आप 10 रुपए का जीएसटी का पेमेंट आएगा, तो इस 8 रुपए की आपको क्रेडिट दे दी जाएगी, और आपको कितना सरकार के पास जमा करना है? 2 रुपए। ये जो 8 रुपए की क्रेडिट दी गई, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। ठीक है, अब आईटीसी क्या होता है, कैसे मिलता है? तो आप जिससे खरीद के ला रहे हो, है ना, जब आप खरीदोगे तो इसके लिए तो वो सेल हुआ। तो ये जो सप्लायर है, इसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। क्या फाइल किया? जीएसटीआर 1। जैसे ही वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, तो उसमें वो आपका जीएसटी नंबर डालेगा कि अच्छा ये आपका जीएसटी नंबर हुआ, और इन्होंने 8 रुपए का टैक्स हमने इनके बदले पे कर दिया है। जैसे ही आपका सप्लायर, मतलब जिससे आप माल खरीद के लाए हो, अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वैसे ही इस 8 रुपए का डेटा आपके पास ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। कहां पर आएगा ये? जीएसटीआर 2A के अंदर और जीएसटीआर 2B के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? जीएसटीआर 2A के अंदर और जीएसटीआर 2B के अंदर। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज के लिए है, जिससे कि आपको यह पता चले कि आपको कितनी क्रेडिट मिलने वाली है।
2A क्या होता है कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, जबकि 2B क्या है, फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि 2B के अंदर एक रूल बना दिया गया कि 13 तारीख तक आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जितने बिल फाइल कर दिए गए, जितने बिल की डिटेल डाल दी गई 13 तारीख तक, वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई बिल बाद में डाला गया तो वो आपके नेक्स्ट मंथ के 2B में फाइल होगा, लेकिन वो उसी मंथ के 2A में जरूर दिख जाएगा। है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये बेसिकली आपको आईटीसी लेने के लिए है, जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें आप इसमें से ध्यान रख लो, बाकी ये आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। दोनों ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ये अपडेट होता रहता है रियल टाइम बेसिस पर। और ये क्या होता है, 13 तारीख को जनरेट हो गया, उसके बाद ये चेंज नहीं होता है, स्टैटिक फॉर्म में होता है, फिक्स्ड हो जाता है ना। तो ये आपका डायनेमिक होता है और ये आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका 2A और 2B, जो ऑटो पॉपुलेशन के बेस पर जनरेट होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। अब आप बात करते हैं हम QRMP स्कीम की, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सरकार ने क्या किया कि मंथली रिटर्न फाइल करने में कुछ टैक्स पेयर्स को दिक्कत हो रही थी, किनको, जो छोटे टैक्स पेयर थे। तो सरकार ने छोटे टैक्स पेयर को हेल्प करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, जिसे हम QRMP स्कीम बोलते हैं। किनको मिलेगी? जिनका टर्नओवर अप टू 5 CR होगा, 5 करोड़ के ऊपर वालों को ये स्कीम नहीं मिलेगी। इस स्कीम में क्या होगा कि आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना है, बट पेमेंट आपको मंथली करना है। ठीक है, आप अपना पेमेंट मंथली करते जाओ, लेकिन आपको रिटर्न अपना क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, इस बात की सुविधा दी गई। आई बात समझ में? QRMP स्कीम, लिमिट क्या है? 5 करोड़, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। ये किसको मिलेगा? जिसने अपना पिछले क्वार्टर या पिछले महीने तक का रिटर्न फाइल कर रखा है, उसी को ये QRMP स्कीम मिलेगी। अगर आप एक बार स्कीम ले लेते हो तो आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, फिर जब तक आप स्कीम से बाहर नहीं आओगे तब तक आपको उस स्कीम के अंदर माना जाएगा। मतलब अगर आपने एक बार QRMP में चूज कर लिया तो बार बार आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको तभी बाहर किया जाएगा जब आप खुद से वहां से बाहर आओगे। कब तक चूज कर लेना है? तो देखो, आप QRMP स्कीम में हर क्वार्टर वाइज चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इस क्वार्टर में QRMP में जाना है, चले जाओ, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको मंथली में जाना है, चले जाओ। ठीक है ना, आप कूदते फांदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने बोला हमें बता देना कि आप नेक्स्ट क्वार्टर का रिटर्न जो है वो किस बेसिस पर फाइल करना चाहते हो। कब तक आपको बता देना है? तो सरकार ने बोला कि पिछले क्वार्टर के, ठीक है ना, जिस क्वार्टर में आपको चूज करना है, उस क्वार्टर का जो पिछला महीना है, ठीक है, कब? जो पिछला महीना है उसके सेकंड मंथ की पहली तारीख, है ना, उसके दूसरे महीने की पहली तारीख से लेकर के करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के आखिरी तारीख तक बता देना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें चूज करना है क्वार्टर फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो क्वार्टर फर्स्ट में कौन कौन से महीने आएंगे? अप्रैल, मई और जून। मैंने क्या बोला? अगर आपको चूज करना है तो इसके पहले जो क्वार्टर आया था, तो क्वार्टर वन के पहले कौन सा क्वार्टर आया रहा होगा? क्वार्टर फोर। और इसके अंदर महीना कौन सा रहा होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना। तो सरकार ने बोला पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख, मतलब फरवरी की पहली तारीख, तो 1 फरवरी से लेकर के करंट क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख, मतलब अप्रैल 30, यहां तक आपको बता देना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक आपको बता देना है कि आप QRMP में जाना चाहते हो। देखो मैंने एग्जांपल से आपको यहाँ पे दे भी दिया है। फर्स्ट क्वार्टर का 1 फरवरी से 30 अप्रैल, सेकेंड क्वार्टर का 1 मई से लेकर 31 जुलाई, थर्ड क्वार्टर का 1 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर, फोर्थ क्वार्टर का 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी। ठीक है ना, यहां तक आपको बता देना है। वैलिडिटी कब तक रहेगी? टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर। एक बार आपने ले लिया तो जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक वैलिडिटी रहेगी, बार बार आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बोली बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम आपको, एक बार आपने चूज कर लिया वो हमेशा के लिए रहेगा, जब तक कि आप खुद से बाहर नहीं आ जाते हो या आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हो जाता है 5 करोड़। ठीक है, हाँ। QRMP स्कीम में ध्यान रखना, जीएसटी के अंदर जनरली क्या होता है कि कोई चीज आपको जीएसटीएन वाइज नहीं मिलती है ना।
जैसे आपको कंपोजिशन में जाना है, तो अगर आपके 4 स्टेट के अंदर बिजनेसेस है, एक स्टेट में अगर आप कंपोजिशन में जाओगे तो चारों में जाना पड़ेगा। लेकिन क्यूआरएमपी में ऐसा नहीं है, आप इसको जीएसटीएन वाइज चूज कर सकते हो, है ना। आपके 2 स्टेट के अंदर बिजनेस है या विद इन स्टेट आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, तो आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन के अंदर क्यूआरएमपी में चले जाओ और दूसरे रजिस्ट्रेशन के अंदर आप नॉर्मल रिटर्न में रह सकते हो। इसका पेमेंट आपको मंथली करना है, और मंथली इसकी ड्यू डेट क्या है, जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 25 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है। और पेमेंट किस में करना है, पीएमटी 06 में, ठीक है, आपको पेमेंट करना है, ठीक है। चलो, ड्यू डेट क्या है, 25 ऑफ सक्सीडिंग मंथ, है ना। जैसे अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर में हो, तो आप अप्रैल और मई का पेमेंट आपको, अप्रैल का पेमेंट आप कब करोगे, 25 मई मई तक, और मई का पेमेंट आप कब करोगे, 25 जून तक। फिर आपको जून का पेमेंट कब करोगे, तो जून का तो आप नॉर्मल अपने जीएसटीआर 3B के साथ फाइल पेमेंट करोगे। हाँ, पेमेंट का मेथड क्या होगा, तो 2 मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, एक फिक्स मेथड है और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड है। सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर आप अपनी वर्किंग कर लो कि आपने कितने का माल बेचा, आपको कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और नेट पेमेंट आप कर दो। ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट बेसिस। दूसरा है फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड के अंदर क्या करना है आपको, अगर आपका पिछला रिटर्न जो है वो मंथली गया है, तो जो आपने वहां पर कैश पेमेंट किया था, कैश पे जो भी टैक्स का पेमेंट किया था उतना टैक्स पे कर दो। और अगर आपने क्वार्टरली फाइल किया हुआ था, ठीक है ना, तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के अंदर आपने जितना भी टैक्स कैश में पे किया है उसका कितना, 35%, ठीक है। तो 2 मेथड होगी। सेल्फ असेसमेंट मेथड में तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपना वर्किंग बनाओ कि कितना आपने सेल किया, उसके बेसिस पर आपका कितना टैक्स बना, कितनी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और नेट करके आप अपना पेमेंट कर दो। लेकिन आपको फिक्स सम मेथड के अंदर अगर क्वार्टरली हो, तो क्वार्टर के अंदर जो पिछला क्वार्टर है उसके अंदर जो भी टैक्स पेमेंट बन रहा है, कैश कंपोनेंट, कैश वाला, ठीक है। टैक्स पेमेंट भी, अब कैश में कंफ्यूज मत होना, टैक्स का पेमेंट भी 2 तरह से होता है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप पेमेंट करते हो और एक कैश से करते हो। तो पिछले क्वार्टर के अंदर जितना आपने कैश में पेमेंट किया उसका 35%, और अगर मंथली है तो फिर जितना आपने कैश में पेमेंट किया था उतना आपको पेमेंट करना है अंडर फिक्स सम मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब हमने ऊपर देखा था कि जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, तो सामने वाले के यहाँ जीएसटीआर 2A या 2B के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब जीएसटीआर 2B के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट होता है, तभी सामने वाला आईटीसी, सामने वाले को आईटीसी मिलेगा। अब सपोज करिए आपने किसी को माल बेचा, सेल किया, आप अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर हो, तो आप तो अपना जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करोगे, लेकिन सामने वाला हो सकता है मंथली फाइल करता हो, तो उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी नहीं ना, ये दिक्कत आएगी। तो सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिटर्न क्यूआरएमपी में फाइल करो, लेकिन जो आप अपने B2B वाले बिल हैं, है ना, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को जो आप सेल कर रहे हो, उसको आप जाकर के आईएफएफ की हम फैसिलिटी देते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर उस इनवॉइस की डिटेल फिल कर दो। रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की सुविधा दी जीएसटीएन पोर्टल के अंदर, वहां पर जाओ और अपनी इनवॉइस की डिटेल फिल कर दो। और ये डिटेल आपको कब तक फिल कर देनी है, आपको 13 तक तारीख तक फाइल कर देनी है। आप जीएसटी 2B में याद करो, मैंने बोला था कि ये 13 तारीख को जनरेट होता है, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि आईएफएफ की जो ड्यू डेट ही होती है, क्या होती है, 13 तारीख होती है ना। तो 13 तारीख तक सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल पोर्टल के अंदर चला जाता है। 11 तारीख तक चला गया जीएसटीआर 1 का, और 13 तक चला गया आईएफएफ का, और आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्रेडिट भी यहाँ पर आ गया। तो 13 को फिर जीएसटीआर 2 भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इसलिए लाई गई आईएफएफ, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, किसके लिए है ये, क्यूआरएमपी वाले ही इसको करते हैं, और क्यूआरएमपी में भी इसको 13 तारीख तक कर देना है, ठीक है। लेट फीस है वेरियस रिटर्न की, इसको आप पढ़ के रख लेना, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है कि किसकी ड्यू डेट, सॉरी, लेट फीस कितनी है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि टर्नओवर इतना है, उसके अंदर आपको लेट फीस इतनी इतनी लगेगी, और मैक्सिमम लेट फीस क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जीएसटी रिटर्न, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।